हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज ये वीडियो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे क्लास 12th में। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हाउ यू विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ यू विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बचे हुए दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है हमारे दोनों, वो अपने गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल देते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में दैट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे रिटायरमेंट में, एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा होता था तो पुराने वाले दोनों पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ हिस्सा उसके फेवर में सैक्रिफाइस करते थे। बट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके जाने से बचे हुए दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज हो जाएगा, सो दे विल गेन, सो वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। The formula for calculating sacrificing ratio was old ratio minus new ratio, while the formula for calculating the gaining ratio is new minus old। नया पे ज्यादा मिलेगा, अब जो नया शेयर होगा वो ज्यादा होगा in comparison to the old share, so we will have this formula that is a new ratio minus old ratio। So students, today in this video we will discuss a full-fledged question of retirement of a partner, including all the important working notes with revaluation account, partners capital account and balance sheet। स्टूडेंट्स, आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटायरमेंट और एडमिशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक है। इंटर रिलेटेड, हमें सिर्फ यहाँ पे चीजें ऑपोजिट करनी है। मैंने आपको एडमिशन के भी अपने वीडियोस में समझाया था कि अगर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अपने एक एक कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर रखेंगे, ब्रश अप रखेंगे, तो आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर समझने में ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही सारी चीजें, सिर्फ एक दो चीजें बदल जाती हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वी विल आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म विद टू पार्टनर्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द थर्ड पार्टनर। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पहले इस क्वेश्चन को देखें, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है that we have three partners A, B and C and the profit sharing ratio between A, B and C is 5:3:2 and C retires। आपके पास तीन पार्टनर हैं A, B, C, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और C इसमें से रिटायर हो गया। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हो तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन होता तो हम उसी अकॉर्डिंग चलते, बट जब मेंशन नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया है हम करते क्या है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 5:3। हम सी का शेयर सीधे सीधे रिमूव कर देंगे, हम सी का शेयर रिमूव कर देंगे और जो बचा हुआ है वो ए और बी का है। भाई देखो सीधी सी बात है, आपके पास तीन पार्टनर थे 5:3:2 के लिए, ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। सी हमारा रिटायर हो गया, बचे कौन, ए और बी, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 5:3। तो ये आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। Next we will calculate the gaining ratio of A and we will calculate the gaining ratio of B। Our gaining ratio का formula will be new minus old, that is 5/8 minus 5/10 और B का हो जाएगा 3/8 minus 3/10। आप इसका LCM ले लीजिए, LCM will be 40, 25 minus 20 that is 5/40 and 15 minus 12 that will be 3/40 and the gaining ratio of A and B will be 5:3। क्लियर? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। ए बी सी तीन पार्टनर, सी रिटायर हो गया, सी का शेयर हटा के हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले आए एंड न्यू रेशियो में से
ओल्ड रेशियो माइनस कर दिया ए और बी का, तो हमें ए और बी का गेनिंग रेशियो मिल गया, दैट इज 5:3। नाउ मूविंग अहेड इन द क्वेश्चन, अगर आपने बैलेंस शीट को देखा हो ध्यान से, तो आपको बैलेंस शीट में एक पुराना रिजर्व गिवन है ऑफ ₹6,000। ओल्ड रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये ट्रीटमेंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहां? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। वहां पर जितने भी पुराने रिजर्व, जितना भी पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कुछ भी हुआ करता था पीएल बैलेंस, उसको हम अपने पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उसका हिस्सा उसमें ना मिले। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये ए और बी की मेहनत है। जो इनकमिंग पार्टनर्स की है उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, तो उसमें उसका हिस्सा भी नहीं बनता है। अब अगर हम आगे बात करें रिटायरमेंट की, तो ए बी सी 3 पार्टनर थे और उसके रिटायरमेंट के पहले ही, उसके रिटायरमेंट से पहले ही ये रिजर्व्स और ये प्रॉफिट्स क्रिएट किए जा चुके हैं। तो इन रिजर्व्स को, इन प्रॉफिट्स को क्रिएट करने में सी का भी उतना ही रोल है जितना ए और बी का है। तो हर रिजर्व में, हर पीएल बैलेंस में, हर प्रॉफिट में सी का भी हिस्सा लगेगा। बस रिटायरमेंट और एडमिशन में इतना ही फर्क हो जाता है। वहां पे ओल्ड पार्टनर्स ए बी थे, यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ए बी और सी होंगे। वहां पर न्यू पार्टनर ए बी और सी हुआ करते थे, यहाँ पर न्यू पार्टनर्स ए और बी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रिजर्व फंड, there is a reserve fund of ₹6,000 which will be distributed between A, B and C in their old ratio. So 6,000 into 5/10, that is ₹3,000 is the share of A. 6,000 into 3/10, that is ₹1,800 will be the share of B, and 6,000 into 2/10, that is ₹12,000 will be the share of C. आपने ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में आगे चले तो आपको देखिए एक और चीज दी हुई है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया है? 2000 दिया है। नाउ दिस 2000 रिजर्व अगेन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। दूसरी बात, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा 2000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हमें जो है एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए कुछ भी नहीं दिया है। अगर आपको थोड़ा भी याद हो, आप मेरी वीडियोस पुरानी रिकॉल करिए एडमिशन के टाइम की, उसमें क्या करते थे हम लोग, अगर मान लीजिए 2000 वर्कमैन कंपनसेशन दिया है और इसमें ये लिखा होता है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में that the estimated liability for workman compensation is 1000, यानी 2000 का फंड है मगर लायबिलिटी सिर्फ 1000 की है। तो जितनी लायबिलिटी होती थी उतना हम फंड में से माइनस कर देते। भाई 2000 का फंड बनाया मगर लायबिलिटी कितनी पे करनी है? 1000, यानी 1000 का फंड एक्स्ट्रा है which will be distributed between the partners। और अगर कोई भी एस्टिमेटेड लायबिलिटी नहीं है, so the whole fund will be distributed। जो एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती थी वो न्यू बैलेंस शीट में चली जाया करती थी। यहाँ पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम ऐसा कुछ भी करेंगे भी नहीं। ये पूरा का पूरा 2000 ए बी और सी के बीच में बढ़ जाएगा। तो ए को मिलेगा 2000 रुपीज का 5/10, दैट इज ₹1000। बी को मिलेगा 2000 रुपीज का 3/10, दैट इज ₹600। और सी को मिलेगा 2000 रुपीज का 2/10, दैट इज ₹400। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक ओल्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन है ऑफ ₹6000। अब ध्यान दीजिएगा, ओल्ड गुडविल आपको 6000 गिवन है। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज बीइंग विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किया करते थे टू गुडविल। एडमिशन के टाइम पे सेम ट्रीटमेंट यहां भी है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल विल बी विथड्रॉन। So 6000 की आपकी ओल्ड गुडविल है एंड ए का शेयर कितना हो जाएगा? 6000 into 5/10, that is ₹3000। बी का शेयर हो जाएगा 6000 into 3/10, that is ₹1800। और सी का शेयर हो जाएगा 6000 into 2/10, that is ₹1200। बट ये सारा कुछ अब आपने देखिए रिजर्व बांट दिया, आपने पुरानी गुडविल बांट दी, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया। इसके अलावा पुरानी बैलेंस शीट में ना ही कोई पुराना पीएल बैलेंस है, ना ही और कोई रिजर्व है।
तो पुराने जितने भी रिजर्व थे हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा क्या है? ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इट इज द गुडविल विच विल बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो भाई रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में। अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें दिया होता था दैट द गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस मच, पहले से ही दिया होता था, पर इस बार आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिए उसमें लिखा है क्वेश्चन में that the goodwill will be calculated on the basis of the average profit of past 4 years। आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है एंड द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस 2। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है? आपको 4 साल का प्रॉफिट गिवन है और जो 4 साल का प्रॉफिट वो कितना है? 14,400 प्लस 20,000। ध्यान रखिएगा थर्ड ईयर में 10,000 रुपीज का लॉस दिया हुआ है। सो द फिगर्स ऑफ लॉस विल बी रिटन इन ब्रैकेट, हम इसको बाद में डिडक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद जो आपको फोर्थ ईयर का प्रॉफिट स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है दैट इज 15,600 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। 4 साल का प्रॉफिट है, 4 का टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय 4। लेसन नंबर 2 में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने ये पढ़ा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 14,400 प्लस 15,600 इज 30,000। 30 प्लस 20 इज 50,000 एंड 50,000 माइनस 10,000, क्योंकि लॉस की फिगर है ये माइनस होगी, तो 50,000 minus 10,000 will be 40,000 divided by 4 is equal to rupees 10,000। ये 10,000 आपको क्या मिला? ये मिला एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो कि है 2, तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म कितनी मिल गई? 20,000। ये आपको बेटा गुडविल ऑफ द फर्म मिली। गुडविल ऑफ द फर्म में से आप सी का शेयर निकाल लीजिए दैट इज 20,000 into 2/10। 20,000 into 2/10 and this will be 4,000। यानी कि सी को उसके रिटायरमेंट पे कितनी गुडविल दी जाएगी? 4,000 रुपए। कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना है? 5:3। तो ए कितना दे देगा? 4,000 रुपीज का 5/8 दैट इज 2,500 एंड बी विल गिव 4,000 रुपीज का 3/8। इट्स 3/8, तो दैट इज 1,500 एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। और बेटा इतने ही वर्किंग नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। आई एम रिपीटिंग फॉर यू ऑल, आप सबके सामने सॉल्यूशंस है, यू कैन हैव अ लुक। सबसे पहले यू विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। उसके बाद देयर इज एन ओल्ड रिजर्व फंड व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। Then there is a workman compensation reserve which will be distributed between the old partners in their old ratio. Then there is an old goodwill. Old goodwill, it will be withdrawn by the old partners in their old ratio. Now the treatment of new goodwill. Treatment of new goodwill में क्या होगा? आप गुडविल पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इस बार हमें दी नहीं है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी कैलकुलेटेड और आपको गुडविल ऑफ द फर्म कितनी मिली? 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म में से आप जैसे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे कितना आया? 4,000 रुपए। यानी कि सी को उसके रिटायरमेंट में कितनी गुडविल दी जानी है? 4,000। देगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, विच इज 5:3। सो ए विल गिव 5/8 एंड बी विल गिव 3/8 ऑफ 4,000। तो ए दे देगा 2,500, बी दे देगा 1,500। यही हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा है। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। A के कैपिटल अकाउंट से 2,500 डेबिट किए जाएंगे, B के कैपिटल अकाउंट से 1,500 डेबिट किए जाएंगे
and rupees 4,000 will be credited in सीज कैपिटल अकाउंट। इसका हमने ट्रीटमेंट अपने फर्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट के पढ़ा था, इसकी जर्नल एंट्री भी हमने पढ़ी थी। बस आज इसी जर्नल एंट्री को हमको क्या करना है, हमें अकाउंट फॉर्म में करना है। तो ये आपके बेसिक वर्किंग नोट्स हैं रिलेटिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल प्रिपेयर revaluation account of this question. So students, now we will prepare the revaluation account of this question, and you can see in the revaluation account आपको points दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उन्हीं points को consider करना है। Like the first point is given to you that 5% provision for doubtful debts to be made on debtors। आपको debtors के ऊपर 5% का provision बनाना है, और आपने एडमिशन में पढ़ा हुआ है कि प्रोविजन को हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन को क्यों लिखते हैं डेबिट में, बिकॉज प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, सो द लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट। जिन चीजों से हमें फायदा हो रहा है वो क्रेडिट में, जिन चीजों से हमें नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो डेबिट में। नॉमिनल अकाउंट है ये, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और अगर आपने देखा हो तो आपके डेटर्स कितने के हैं, यू हैव अ डेटर ऑफ 8,000 एंड 8,000 का 5% कितना हो गया, 400। सो द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी 400। नेक्स्ट इज स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू आपको 40,000 दी हुई है और उसको 10% से एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज इंक्रीजिंग, हमारे लिए अच्छा है, द वैल्यू ऑफ द एसेट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। भाई आपको मैंने ये पूरा फॉर्मेट एडमिशन के टाइम पे समझाया हुआ है, अगर आपको फिर से रिकॉल करना हो, सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, decrease in the value of asset is recorded on the debit side, increase in the value of liability is recorded on the debit side, decrease in the value of liability is recorded on the credit side, and any unrecorded liability on debit side or any unrecorded asset on the credit side. Now this is the proper format of revaluation account. Now moving on to the next point, that patents are valueless। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब हो गया कि हमारे जो पेटेंट्स थे उनकी वैल्यू 0 हो गई। वो 4,000 के थे मगर अब वो 0 पर आ गए। अब भाई 0 पर आ गए तो मतलब डिक्रीज हो गई वैल्यू, डेप्रिशिएट कर दी। सो द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज ऑलवेज रिटेन ऑन द डेबिट साइड। नाउ मूविंग अहेड, बिल्डिंग are to be appreciated by 20%. The building will be appreciated by 20%। और आपकी कितने की बिल्डिंग है, 60,000 रुपीस की। 60,000 का 20% 12,000, it is increasing। Increase in the value of asset will be recorded on the credit side। And the last one is sundry creditors to be paid 2,000 more than the book value। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब आपके जितने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे हैं बैलेंस शीट में, कितने के लिखे हैं, 10,000 के, उनको उनकी बुक वैल्यू से 2,000 रुपए ज्यादा देना है। यानी कि 10,000 के थे और अब 12 दे रहे हैं, तो 2,000 रुपए से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब अगर हम लोग इसका टोटल कर लें, सो द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज स्टूडेंट 16,000, और आप इधर देख सकते हैं 46,400 रुपीस का टोटल डेबिट साइड में है। इट मींस हमें एसेट्स के या लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे हुआ प्रॉफिट। कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 9,600 का। And the profit of rupees 9,600 will be distributed between old partners in their old ratio। आपने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा हुआ है कि एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पर हमें जो भी प्रॉफिट होता है, it is being distributed between all the old partners in their old ratio।
अब यहाँ पे तो तीनों ओल्ड पार्टनर है, एबीसी। रिटायरमेंट का केस हम लोग पढ़ रहे हैं, एडमिशन में ए बी में बंटता था, रिटायरमेंट में ए बी और सी तीनों में बटेगा। तो 9600 will be distributed between A, B and C in the ratio of 5:3:2, which will be 4800, 2880 and 1920. And this is all about for this revaluation account. अब अगर आप लोग देखें तो आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट है, 5% का प्रोविजन बनाना था तो डेबिट में आ गया। पेटेंट्स हमारे वैल्यूलेस हो गए तो डेबिट में आ गए। सैलरी क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी 2000 से इंक्रीज हो गई तो वो भी डेबिट में आ गई, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं डिनोट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बट वहीं पर स्टॉक और बिल्डिंग में एप्रिसिएशन लगा, मतलब द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग। सो इट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। दोनों साइड का टोटल निकाला, हमको पता चला कि 9600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2, एंड देयर शेयर्स विल बी 4800, 2880 and 1920. Now moving ahead, we will prepare the partners capital account of this question. Now students, we will prepare the partners capital account of this question. Now moving in the partners capital account, हम एकदम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम एडमिशन के टाइम पे बनाया करते थे, और एक ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट दो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर को उसका जो भी हिस्सा बन रहा है वो कैसे दिया जाएगा। बस ये दो चीजें आपको सीखनी है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें, we will start our partners capital account by writing their capital balances, that is by balance brought down. And by balance brought down, the capital of A is 50,000, the capital of B is 35,000 and the capital of C is 25,000. Now moving ahead, सबसे पहले हमने क्या किया था, there was an old reserve fund of rupees 6,000 which was distributed between the partners in their old ratio. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था? वो 2000 रुपीस का था शायद। यस, नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपका 2000 रुपीस का था। लेट मी चेक। यस, द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज ऑफ रुपीस 2000 एंड ये आ गया आपका 1600 एंड 400। इसके अलावा देयर वाज अ ओल्ड गुडविल, सो व्हिच विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, और गुडविल की वैल्यू आपकी ओल्ड कितनी थी? 6000 रुपीस। तो 3000, 1800 एंड 1200 विल बी योर शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल व्हिच विल बी withdrawn by the old partners in their old ratio. Now moving ahead, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4800, 28,880 एंड 1920। ये आप एडमिशन के टाइम पर भी करते आए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले आपने अपने सारे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लिख दिए, उसके बाद जो भी पुराने रिजर्व या जो भी पुराने पीएल बैलेंसेस थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, ओल्ड गुडविल की विड्रॉल दिखा दिया आपने डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ था वो आपने दिखा दिया। अब जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी। सी इज आवर रिटायरिंग पार्टनर और उसको रिटायरमेंट में गुडविल दी जानी है। आपने अभी वर्किंग नोट में बेटा कैलकुलेट किया था, कितनी दी जानी है? 4000 रुपीस। कौन दे रहा है? ए एंड बी। इन विच रेशियो? इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट वाज 5:3। तो ए ने कितना दिया था? 2500 और बी ने कितना दिया था? 1500। तो इसका देखो ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, सी के कॉलम में 2500, बाय बीज कैपिटल अकाउंट और सी के कॉलम में 1500। भाई ए से 2500 मिला, बी से 1500 मिला, सी को टोटल 4000। अब इसका टोटल अगर आप निकालोगे तो कितना आया? 4000 आया। यानी सी को उसके रिटायरमेंट पे 4000 रुपए गुडविल मिलनी
ए और बी ने दी है अपने गेनिंग रेशियो में। बट जनरल एंट्री क्या बनाते थे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट तो हमने कर दी, अब ए और बी के अकाउंट से डेबिट भी तो करेंगे, तो आप दूसरी साइड यानी कि डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कॉलम से 2500 जाएगा और बी के कॉलम से 1500। यहां ए और बी से डेबिट हुई, किसको दी गई, सी के कैपिटल को, और यहाँ ए और बी ने अपने कैपिटल से इनके में क्रेडिट कर दी। तो ये सी के अकाउंट में क्रेडिट हुई और यहाँ से इन दोनों से डेबिट हो गई। सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है एडमिशन एंड रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। एडमिशन के टाइम पे जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आता था तो हम एंट्री करते थे टू बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अगर वो मान लो कैश में लेकर नहीं आ रहा तो बाय सीज करेंट अकाउंट, यही तो करते थे। यहां पर सिर्फ इतना अलग है, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दिया जाना है, देगा कौन, बचे हुए दोनों पार्टनर या जिनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर कह रहे हैं वो देंगे। और इसके अलावा जितना भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा बेटा इसमें और कोई एसेट ट्रीटमेंट बचता नहीं है। अब हमें करनी है बैलेंसिंग। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो आप देखिए आपने टोटल कर लिया, ए का टोटल आया क्रेडिट साइड का 58,800, बी का आया 40,280 एंड सी का आया 32,520। अब हम लोग बैलेंसिंग फिगर्स निकाला करते थे एडमिशन में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मगर यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन सिर्फ दो ही पार्टनर का निकलेगा। किसका किसका, ए और बी का। ए और बी का क्यों निकलेगा, क्योंकि अब हमारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें सिर्फ दो ही पार्टनर्स तो बचे, ए और बी। सी तो बेटा रिटायर हो गया, तो सी रिटायर हो गया तो सी का जितना भी हिस्सा बनता है उसको उतना हिस्सा देके हम रिटायर कर देंगे। एंड नाउ दिस फर्म विल कंटिन्यू विद देयर टू न्यू पार्टनर्स दैट विल बी ए एंड बी विद देयर न्यू कैपिटल। तो हम ए और बी की नई कैपिटल निकालने से पहले सी का हिसाब किताब करते हैं। अब देखो सी का कैसे होना है, इसका टोटल इधर आ रहा है 32,520 ऑन द क्रेडिट साइड एंड 1200 इट इज ऑन द डेबिट साइड। ठीक है भाई, यहां से ये वाली फिगर माइनस करके तभी तो यहां की हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन निकाला करते थे न्यू कैपिटल। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि इसको टोटल देना कितना है, 31,320, 31,320 रुपए सी का टोटल हिसाब बनता है। मतलब उसका कैपिटल रिजर्व्स में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसका हिस्सा, उसका गुडविल का हिस्सा, ये सब कुछ मिला के और जो उसने पुरानी गुडविल विड्रॉ की है उसको माइनस करके सी को उसके रिटायरमेंट पे 31,320 रुपीस हमें पे करने हैं। मगर अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सी विल बी पेड ऑफ। जब भी रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा कैश में या चेक के थ्रू दिया जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होगा कि दैट सी इज बीइंग पेड ऑफ। पर जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 31,320 will be transferred to his loan account। अच्छा मान लो यही यहाँ पे लिखा होता कि that C is being paid off, C को हमने पेमेंट कर दी, तो ये लोन अकाउंट की जगह क्या आ जाता है, टू कैश अकाउंट, इसका हिस्सा देके खत्म कर देते, बात खत्म। या ये लिखा होता कि 31,320 जो भी इसका बन रहा है उसका हाफ हमने कैश में पे कर दिया, हाफ इज स्टिल रिमेनिंग, तो इसका जो भी हाफ बनता दैट उसको हम टू कैश अकाउंट करके पे कर देते, रिमेनिंग जो 50% हमारा बचता उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते। पर इस क्वेश्चन में उसके पेमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट लिखा है ही नहीं, और जब तक लिखा नहीं होगा साफ साफ ही इज बीइंग पेड ऑफ इन कैश और बाय चेक और हाफ पेमेंट इज टू बी मेड और 1/4 पेमेंट इज टू बी मेड, तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि
कि उसका जितना भी शेयर बनता है, उसका जितना भी हिस्सा बनता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वी विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और उसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में करके ईयरली 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इसको हम लोग पे करते रहेंगे। तो सी का हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब हमारे पास पार्टनर बचते हैं, बाकी बचे हुए दो, दैट इज ए एंड बी। अब ए और बी की आप लोग न्यू कैपिटल्स कैलकुलेट कर लीजिए। 58,800 minus 3,000 minus 2,500, it will be 53,300, and 4280 minus 18 minus 1,500 will be 36,980, और इनका पहले ही हिसाब किताब हो चुका है, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसमें समझने जैसी सिर्फ दो बातें हैं बेटा, आपने बाकी सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ समझने जैसी दो बातें हैं। लेट मी रिपीट फॉर यू ऑल वंस अगेन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनके पुराने कैपिटल बैलेंसेस हैं, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड गुडविल, ये सब कुछ आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर पढ़ा हुआ है कि all the old reserve, the profit on revaluation and everything is being distributed between the old partners in their old ratio. पहला ट्रीटमेंट जो आपने अलग पढ़ा was the treatment of goodwill, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको उसका शेयर देंगे वो उसके क्रेडिट में, उसके अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाएगा, और बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर के अकाउंट से डेबिट होगा। ए ने कितना दिया 25, बी ने कितना दिया 15, और उतना ही हमने ए और बी के अकाउंट से डेबिट कर लिया। दूसरा है रिगार्डिंग द पेमेंट, द फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि दैट ही विल बी पेड इन फुल और ही विल बी पेड इन हाफ, तो जितना पे कर रहे हैं वहां यहाँ पे टू कैश अकाउंट करके उसके कॉलम में उतना पेमेंट कर देंगे, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। But if the question is silent about the treatment of final payment of the retiring partner, nothing is written in the question, then in that case the whole of the amount, जो भी उसका amount due हुआ है at the time of retirement will be transferred to loan account। और यही दो ट्रीटमेंट हैं स्टूडेंट्स जो आपने इस चैप्टर में अलग पढ़े हैं एडमिशन से। Now we will move further and we will make the new balance sheet। Now students, moving ahead is the new balance sheet, that is balance sheet of the new firm। न्यू फर्म में पार्टनर हमारे कितने बचे, दो, that is A and B। बैलेंस शीट हम ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे हम एडमिशन के टाइम पे बनाया करते थे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे। इस ओल्ड बैलेंस शीट के कितने फिगर्स हम लेकर गए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि अब यहाँ जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो रिवाइज्ड वैल्यू होंगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। First of all, it is sundry creditors and there is a change in the value of sundry creditor। 10,000 के थे और एडजस्टमेंट में लिखा था कि 2,000 रुपए ज्यादा पे करना है, यानी वो पहले 10,000 के थे और अब वो कितने के हो जाएंगे 12,000 के। रिवाइज्ड वैल्यू लिखनी है, इवैल्यूएशन अकाउंट से बैलेंस शीट को कंपेयर करके बनाइएगा जैसे आप एडमिशन के टाइम पर बनाया करते थे। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो वो 5,000 का था और वो 5,000 का ही रहेगा। इसके बाद 6,000 का रिजर्व फंड है और 2,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों रिजर्व्स, ये दोनों फंड हमारे पास बचे ही नहीं। अब बारी आती है कैपिटल्स की, तो ध्यान रखिएगा अब कैपिटल्स हमारे सिर्फ दो पार्टनर्स के लिखे जाएंगे, ए और बी के। और ए की कैपिटल है 53,300 एंड बी की कैपिटल है 36,980। दोनों की कंबाइंड कितनी हो जाएगी 90,280 विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। और एक चीज यहां और आ जाएगी, सीज लोन अकाउंट 31,320। यही एक ट्रीटमेंट है जो अलग है। अगर आपने सी का कुछ भी पैसा या रिटायरिंग पार्टनर का कुछ भी पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो अगर आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी हो गई। अब वो लोन तुम्हें पे करना है
और अगर वो लोन है और अगर उसे पे करना है तो हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो कहाँ दिखाई जाती हैं, बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। तो हमने इसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। अगर ये पेड ऑफ होता, सी इज बीइंग पेड ऑफ इन फुल, तो आती ही नहीं। तो जो भी इफेक्ट आता कहाँ आता, हमारे कैश अकाउंट पे आता। भाई अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा होता ना, तो हम इधर ट्रीटमेंट करते, पर कैश में पे नहीं हुआ, लोन अकाउंट में है, तो ये वैसे ही रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द एसेट साइड, कैश आपका 2000 रुपए था और कैश आपका 2000 ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैश। डेटर्स आपके 8000 के थे, मगर इस पे 5% का प्रोविजन बना है 400 का, तो ये 7600 हो गया। उसके बाद स्टॉक आपका 40,000 का था एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 4000 इंक्रीज हुई थी तो 44,000 हो गई। फर्नीचर की वैल्यू में स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं था, वो 13,000 का था और 13,000 का ही रहेगा। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे, उनकी वैल्यू 0 हो गई थी, तो वो आएंगे नहीं। और द लास्ट एसेट विल बी बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी 60,000 रुपीज की थी, जिसपे 20,000 रुपीज का 20% का एप्रिसिएशन लगा था, यानी कि 12,000 का। So the new value of building will be 72,000 और लास्ट में गुडविल दी हुई है, तो that is old goodwill which was withdrawn by the old partners in their old ratio which you have already shown in the balance sheet. तो बन गई which you have already shown in the partners capital account. I'm sorry for that. और बन गई आपकी बैलेंस शीट। अब आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में कितना फर्क देखा? आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में सिर्फ इतना ही फर्क देखा स्टूडेंट कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज होता है और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम चेंज कर देते हैं। इसके अलावा और कुछ हो नहीं रहा है, हम ठीक वैसे ही कर रहे हैं। जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है इंक्रीज करके लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है डेप्रिशिएट करके लिख रहे हैं। और अगर रिटायरिंग पार्टनर का कोई भी अमाउंट अनपेड है या उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, तो वो लोन अकाउंट भी आप अपनी नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बिकॉज नाउ दिस इज अ न्यू लायबिलिटी फॉर ए एंड बी। अब ये ए और बी की जिम्मेदारी हो गई कि इसका 31,320 इन लोग पे करें। सो दिस इज अ न्यू लायबिलिटी, दिस इज अ न्यू लोन, सो इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इतने ही ट्रीटमेंट्स होते हैं, बाकी आपको चीजें अलग अलग मिलती रहेंगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट मिल सकता है, दैट एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन हो सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखी हो। दो चार एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास और आपको मिल सकती है, बाकी इसके अलावा बेसिक ट्रीटमेंट यही होगा। और कुछ अलग मिल सकता है, वो ये कि सी का जो लोन है वो पे हो रहा है। पे इन द सेंस कि मान लो क्वेश्चन में पहले लिखा दैट हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू सी इज बीइंग पेड, तो हाफ इसमें से पे कर देना। जो हाफ पे करोगे वो कैश से माइनस हो जाएगा, जो हाफ बचेगा वो यहाँ पर लोन अकाउंट में आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपको इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। शुरुआत की जो 3 एंट्री है, दैट इज एंट्री नंबर 1, 2, 3 रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम उसी सीक्वेंस में एंट्रीज करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने सबसे पहला काम क्या किया, अपने जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे जिनकी वैल्यू में रिवीजन होना था, जिनकी वैल्यू रिवाइज हो रही थी, उनको ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेबिट साइड क्या क्या ट्रांसफर हुआ था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पेटेंट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पेटेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिट में क्या ट्रांसफर हुआ था, स्टॉक एंड बिल्डिंग 4,000 और 12,000 से, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फिर थर्ड काम हमने क्या किया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस निकाला, देयर वाज अ प्रॉफिट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट, and the profit of 9,600 was distributed between A, B and C in their old ratio, that is 4,800, 2,880 and 1,920. इसके बाद there was a treatment of goodwill, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। A ने अपने कैपिटल अकाउंट से 2,500 दिए, इसने 1,500 दिए और टोटल 4,000 दिए। इसके अलावा C का कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस था 31,320, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया 31,320, तो उसकी एंट्री बन गई C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's लोन अकाउंट। इसके अलावा 2-3 जर्नल एंट्रीज इसमें और होंगी जो आपको पहले से पता है, जैसे रिजर्व फंड की। सो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital account, to B's capital account and to C's capital account, and old goodwill की A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to goodwill। वो आप 3 जनरल एंट्री और कर देंगे तो बेसिक जनरल एंट्री इसमें 8 बनेंगे। So student, this was all about for retirement, मतलब this was all about for this question। I hope you all have enjoyed। मैं आपसे यही कहूंगा, कीप ऑन वाचिंग द वीडियोस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। वीडियोस को देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक्स उठाइए, स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू माय स्टूडेंट्स। एंड आवर नेक्स्ट वीडियो will be based on retirement of a partner or death of a partner, which again will be a new case for you all। So जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, कीप ऑन वाचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। द फर्स्ट पार्ट वाज treatment of goodwill, calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio। then watch this, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के वीडियोस के बीच में कनेक्शन क्या है। तो keep on watching videos, keep on studying, keep on practicing, and again I am saying if you have any query you can ask me anytime। और जब तक नया वीडियो नहीं आता, आप एडमिशन के वीडियोस देखिए, रिटायरमेंट के देखिए। यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस टू सी, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो कीप ऑन स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।